स्वाति को उसके सपनों का राजकुमार मिल गया था। वो दुल्हन बनकर अपने नए घर जाने के सपने सजोने लगी थी। ससुराल की बात आते ही वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती। स्वाति की सगाई एक संपन्न परिवार में हुई थी। शिवम से पहली बार मिलकर उसे लगा ही नहीं कि वो कोई अजनबी है। ऐसा लगा जैसे बरसों से बिछड़े दो मन के मीत मिले हों। सच कहते हैं लोग कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। वो दोनों हर वीकेंड साथ बिताते और एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। शिवम की एक बहन थी नेहा। वो बहुत ही मिलनसार और हंसमुख थी। स्वाति और उसकी बहुत ही जल्दी बहुत गहरी दोस्ती भी हो गई थी। उन दोनों को देखकर यही लगता कि जैसे दोनों सगी बहनें हों। स्वाति की सगाई के 2 महीने बाद नेहा की भी सगाई हो गई। दरअसल शिवम के पेरेंट्स इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि दोनों बच्चों के सारे फंक्शन इस महंगाई के ज़माने में एक साथ हो जाएं। सभी बहुत खुश थे। सभी के मुंह पर यही बात थी कि बहू स्वाति के कदम आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं। तभी गृह प्रवेश से पहले ही अपनी ननद के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। नेहा भी स्वाति को बार बार यही कहती, भाभी आप मेरे लिए बहुत लकी हो। सबके मुंह से स्वाति की तारीफ न जाने क्यों शिवम की माँ राधिका जी को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। वे ईर्ष्या से जल भुन जाती थी। स्वाति इस बात से अनजान थी। दोनों ननद भाभी एक साथ शादी की शॉपिंग करने जाती और पूरा दिन साथ बिताती। कुछ ड्रेसेस तो उन्होंने एक जैसी खरीदी। सभी ननद भाभी की जोड़ी की तारीफ करते। उन्हें भी लगता जैसे वो पिछले जन्म की सगी बहनें हैं। जब जेवर खरीदने की बारी आई तो राधिका जी ने साथ जाकर दोनों को सेट दिलवाए। नेहा और भी ज्वेलरी पसंद कर रही थी अपने लिए, लेकिन उसकी माँ ने उसे बाद में दिलाने का कहकर टाल दिया। शॉपिंग से घर लौटते ही नेहा अपने पापा को सेट और अन्य सामान उत्साहित होकर दिखाने लगी। उसके पापा उसके चेहरे की खुशी से खुश हो रहे थे। पता है पापा, मैंने मम्मी से और शॉपिंग के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी थक गई होंगी, कभी और चले जाना, अभी तो वक्त है शादी में, पापा ने आराम से कहा। लेकिन राधिका जी बिफर गईं। शादी लायक हो गई है लड़की, लेकिन अक्ल कौड़ी की भी नहीं है। अरे दोनों भाई बहन की शादी में 2 दिन का ही गैप है, तो स्वाति जो दहेज लाएगी वो तुझे दे देंगे। घर की ही तो बात है, सदियों से ऐसा ही होता आया है, कोई नया थोड़ा ही है। और फिर वो तो तुम पर जान छिड़कती है, मना थोड़े ही करेगी। राधिका जी ने अपनी नीयत बता दी। वो मना नहीं करेगी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मना करूँगी अपनी भाभी के मायके की चीज़ों को ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो सिर्फ सामान है, दहेज है, लेकिन मायका छूटने वाली बेटी के लिए वो निशानियाँ हैं अपनों के प्यार की, और मैं उनसे उनके सपने नहीं छीनूंगी, नेहा ने दृढ़ शब्दों में कहा। पापा ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, बहुत समझदार है मेरी बेटी, रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छी तरह से जानती है। देखना ससुराल में भी सभी का दिल जीत लेगी अपने व्यवहार से। माँ दोनों बाप बेटी को एक हुआ देख गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गईं। नेहा भी अपने कमरे में जाकर अपने मंगेतर आलोक से बातें करने लगी। नेहा के पापा अपनी पत्नी को मनाने उनके पीछे पीछे अपने कमरे में चले गए। देखो राधिका, ईश्वर की कृपा से हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है जो तुम स्वाति बिटिया का दहेज नेहा को देना चाहती हो। अरे एक ही तो बेटी है हमारी, उसकी पसंद की हर वो चीज़ दिलाओ जो हमारी बजट में है। दोनों ननद भाभी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश मत करो। अरे बड़े खुश नसीब हैं हम कि इतनी समझदार बहू और बेटी है हमारे घर में। अरे सभी घरों में बहू का सामान बेटी को दिया जाता है, पैसे की बचत ही होगी इससे, और स्वाति को उन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत। हमारे घर में सब कुछ तो है, अपनी ननद को दे देगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राधिका जी अभी भी अपने आप को ही सही मान रही थी। यही तो मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि हमारे पास क्या कमी है जो स्वाति बिटिया का दहेज नेहा को दे दें। और मायके की चीज़ों का मोह हर लड़की को होता है। हमारी शादी को इतने साल बीत गए, फिर भी तुम अपने मायके की धौंस दिखाती हो ना, तो बहू के साथ ना इंसाफी क्यों करे। अपने पति और बेटी के आगे अपनी दाल गलती ना देख राधिका जी ये कहकर चुप हो गईं और बोली, जो तुम 2 लोगों को सही लगे वही करो, वैसे भी मेरी सुनता ही कौन है।
शादी की तैयारियों में समय तेजी से निकल गया। शुभ मुहूर्त में स्वाति शिवम की शादी हो गई। अगले दिन नेहा की शादी थी। राधिका जी ने नई बहू स्वाति से शादी के कई शुभ कार्य करवाए। उसे ऐसा लगा जैसे ससुराल में आते ही जिम्मेदारियां शुरू हो गईं और वो अचानक से बड़ी हो गई। वो भी समझदार थी। अपनी प्रिय ननद नेहा की हर जिम्मेदारी शौक से निभाई। विदाई के वक्त नेहा सभी के गले लगकर खूब रोई। दोनों ननद भाभी तो ऐसे मिलकर गंगा जमुना बहा रही थी। काश हम दोनों को इस घर में साथ रहने का वक्त मिलता, स्वाति बोली। नेहा ने स्वाति से जाते वक्त कहा, भाभी माँ का ध्यान रखना और उनकी बातों का बुरा मत मानना। बस एडजस्ट करने की कोशिश करना, वरना वो अकेली पड़ जाएंगी। स्वाति ने भी नेहा का हाथ कसकर थाम कर उसे वादा दिया कि वो माँ का पूरा ख्याल रखेगी। राधिका जी सुबक सुबक कर रो पड़ी थी। नेहा के जाने के बाद स्वाति ने उन्हें जबरदस्ती अपनी कसम देकर खाना खिलाया। अगले 2 दिन शादी के बाद के सारे रस्मों रिवाज पूरे कर शिवम और स्वाति हनीमून पर जाने की तैयारी करने लगे। शिवम ने नेहा और आलोक के भी अपने साथ जाने के टिकट अपनी तरफ से बनवा दिए थे। चारों ने काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। जब वे चारों घर से माँ पापा के चरण स्पर्श कर रवाना होने लगे तो राधिका जी बोली, सब एक साथ जा रहे हो, घर सूना हो जाएगा मेरा। उनके ऐसा कहते ही उनके पति यशपाल बोल पड़े, अरे चिंता क्यों करती हो, इनके आते ही हम हनीमून पर चले जाएंगे। सब जोर से हंस पड़े और राधिका जी नई दुल्हन की तरह शर्मा गईं। चारों रोज अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बात करते और वे लोग उन्हें खुश देखकर खुश हो जाते। हनीमून से लौटकर शिवम और स्वाति अपने अपने काम पर लौट गए। स्वाति ने बहुत जल्द घर के काम और अपनी जॉब को मैनेज कर लिया। वो सुबह जल्दी उठकर फटाफट किचन का सारा काम संभाल लेती। मम्मी जी और पापा जी को चाय नाश्ता देकर तैयार होकर ऑफिस चली जाती। यशपाल जी खूब तारीफ करते उसकी, कितनी होशियार और समझदार है हमारी स्वाति बिटिया। आज के ज़माने में ऐसी बहू किसे मिलती है। राधिका जी चाहकर भी उसमें खामी नहीं निकाल पाती, इसीलिए चुप ही रहती। स्वाति बहुत जल्द इस घर के हिसाब से ढल गई थी। वो और राधिका जी अक्सर वीकेंड पर नेहा और आलोक को बुला लेते। स्वाति पहले मम्मी जी पापा जी को खाना खिला देती, फिर वे चारों एक साथ खाना खाते और खूब गपशप करते। न जाने क्यों राधिका जी को लगता कि चारों बच्चे एक हो गए हैं और वो अकेली पड़ गई हैं। उनकी अपनी बेटी उनसे ज़्यादा भाभी के साथ खुश रहती है। वो जब भी उदास होकर अपने पति से ये शिकायत करती, वे समझाते इसी को जनरेशन गैप कहते हैं राधिका। वे चारों हम उम्र हैं, इसीलिए उनके विचार, शौक और सारी बातें मिलते हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। और फिर नेहा आते ही तो हमारे पास ही बैठती है, रोज हमें फ़ोन करती है, और क्या चाहिए तुम्हें। राधिका जी यशपाल जी की बातों से उखड़ जाती हैं। उन्हें लगता उन्हें कोई समझता ही नहीं है। और फिर एक दिन स्वाति ने शाम को ऑफिस से आते ही राधिका जी से कहा, माँ मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए, और पापा जी आप भी। लेकिन क्यों, कहाँ जाना है? दोनों के पूछने पर उसने कहा, हम आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब आप कोई सवाल नहीं करेंगे, बस तैयार हो जाइए, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। तीनों शॉपिंग करने गए तो वो राधिका जी से सलवार सूट पसंद करवाने लगी। अरे तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, मैं सूट कहाँ पहनती हूँ। मम्मी जी आप बस पसंद कीजिए और ट्रायल कीजिए। पापा जी को भी उसने कुछ अच्छे टी शर्ट व जीन्स दिलवा दिए। दोनों बोलते रहे, क्या कर रही हो ये सब। स्वाति ने मॉल से ही शिवम को फ़ोन करके सीधे रेस्टोरेंट में डिनर करने बुला लिया और खुद भी उन दोनों के साथ रेस्टोरेंट चली गई। वहाँ शिवम के आते ही मम्मी पापा दोनों शुरू हो गए, अरे समझा स्वाति को, ये क्यों कर रही है ऐसे खर्चा। तब शिवम ने मुस्कुराते हुए स्वाति की ओर देखा तो स्वाति ने बात शुरू की, मम्मी जी पापा जी हम दोनों ने आप लोगों के लिए एक ट्रिप प्लान की है। इस संडे को आप दोनों सप्ताह भर के लिए घूमने जा रहे हैं हमारी तरफ से। अरे ये सब क्यों, हमें कहाँ घूमने जाना है। मम्मी के इस सवाल पर शिवम बोला, क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि इंसान इस उम्र में घूमने नहीं जा सकता। और वैसे भी मैंने तो इतने सालों में आप दोनों को सिर्फ हमारी जिम्मेदारी और ज़रूरतें ही पूरी करते देखा है।
अब थोड़ी जिम्मेदारी हमें भी निभाने का मौका दो। बस घर चलकर जाने की तैयारी कीजिए। हमने टिकट के साथ आपके होटल भी बुक करवा दिए हैं। चारों के चेहरे पर मुस्कान थी, एक सुकून की, खुशी की। स्वाति और शिवम मम्मी पापा को बच्चों की तरह हिदायत दे रहे थे। अपनी दवाई समय पर लेना, रोज फोन करना, हर अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करना आदि। राधिका जी और यशपाल ने भी उन्हें घर का पूरा ख्याल रखने को कहा। नेहा और आलोक भी उनके जाते समय आ गए। नेहा ने मम्मी से मजाक किया, अपना हनीमून एंजॉय करना मम्मी। राधिका जी उस पर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, चुप बेशर्म, अपनी माँ को ऐसे बोलते शर्म नहीं आती? शर्मा तो आप रही हैं मम्मी। नेहा के इस लहजे से सब खिलखिला पड़े। दोनों पति पत्नी शादी के इतने सालों बाद एक सुहाने सफर पर चल पड़े। ट्रेन में दोनों अपने अतीत को याद कर रहे थे। याद है आपको मुझे घुमाने का कितना शौक था ना? लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही शिवम गर्भ में आ गया और आपकी माताजी ने ऐसी हालत में घूमने जाने को मना कर दिया था। और फिर 2 साल बाद नेहा भी गोद में आ गई। फिर दोनों बच्चों की परवरिश और परिवार के दूसरे खर्चों ने हमें कभी इस बारे में सोचने ही नहीं दिया और हमारा ये शौक खत्म हो गया। लेकिन बच्चों ने आज फिर हमारे इस शौक को और अब सपने को साकार कर दिया। यशपाल जी ने राधिका जी की बात को पूरा किया। होटल पहुंचकर दोनों नहाकर घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। राधिका जी जैसे ही बाथरूम से सूट पहनकर बाहर निकली, यशपाल जी एकटक उन्हें निहारने लगे। फिर कॉलेज बॉय की तरह सीटी बजाई तो राधिका जी शर्मा गई। शादी के बाद उनकी सास ने उन्हें सूट पहनने की इजाज़त नहीं दी थी तो वे साड़ी ही पहन रही थी। सास के जाने के बाद उन्हें साड़ी पहनने की आदत हो गई थी तो फिर सूट कभी पहना ही नहीं। यशपाल जी भी टी शर्ट और जीन्स पहने नए लुक में इतरा रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घूमने निकल गए। उन्हें लग रहा था जैसे वे सच में हनीमून पर आए हों। खूबसूरत फिजाओं में दोनों की जिंदगी के इतने सालों की दबी हसरतों ने जैसे अंगड़ाई ली थी। दोनों रोज दिन भर घूमते, रात में बच्चों से फ़ोन पर ढेर सारी बातें करते पूरे दिन की। शिवम और स्वाति भी उनकी खुशी में खुश थे। यशपाल जी बार बार राधिका जी से कहते कि हमारे बच्चे कितने समझदार हैं जो हमें इस ट्रिप पर भेज दिया। राधिका, हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन राधिका जी के मुंह से स्वाति की तारीफ हो ही नहीं पाती, ये जानते हुए भी कि वो अपने पति की बातों से सहमत थी। बस उन्हें ये पता था कि ये वक्त बहुत खूबसूरत है जो इस वक्त में वे दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ बिता रहे हैं। उधर स्वाति ने घर और ऑफिस बड़ी कुशलता से संभाल लिए थे। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई तो शिवम ने उसका पूरा साथ दिया। अब दोनों बहुत व्यवस्थित रूप से सारे काम करते और एक दूसरे को पाकर खुद को भाग्यशाली समझते। यशपाल जी और राधिका जी अपनी यात्रा से रविवार सुबह लौट आए। स्वाति गर्मा गर्म चाय नाश्ता तैयार कर ले आई। शिवम सफ़र के बारे में पूछ रहा था उनसे। इतने दिनों बाद घर के चाय नाश्ते से जैसे तृप्त कर दिया दोनों को। कुछ देर में नेहा भी आ गई। वो आते ही छोटे बच्चे की तरह चहकने लगी। हमारे लिए क्या लेकर आए हो आप लोग? माँ ने फटाक से अपने सूटकेस में से उसके फेवरेट कलर फिरोजी रंग का सूट निकाल कर थमा दिया। देख, तेरी पसंद का रंग लाई हूँ। वो थैंक यू सो मच कहकर माँ से लिपट गई। स्वाति चुपचाप खड़े ये सब देख रही थी। उसे दुख हुआ तो उसने वहाँ से हटने में अपनी भलाई समझी। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी, राधिका जी ने आवाज़ दी, अरे तू भी तो अपना सूट लेती जा, तुझे मैंने कोई टाला थोड़ी ही है। राधिका जी ने उसे येलो कलर का सूट हाथ में पकड़ाया। कलर देखते ही स्वाति के चेहरे के भाव बदल गए। क्या हुआ, सूट पसंद नहीं आया क्या तुझे? जी नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक्स। स्वाति के ऐसा कहते ही नेहा बोल पड़ी, क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? मुझे अच्छे से पता है कि आपको पीला रंग पसंद नहीं है। माँ, आप भाभी को पीले रंग का सूट क्यों ले आई? भाभी को ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। नेहा के ऐसा कहते ही राधिका जी बिफर गईं। एक तो पैसे खर्च कर इन लोगों के लिए कपड़े लाओ और ये लाट साहब नखरे दिखाते हैं। अरे मुझे कोई सपना थोड़ी ही आया था कि इसे पीले रंग पसंद नहीं है, बस अच्छा लगा तो ले आई। नेहा माँ से बोली, जैसे आप मेरी पसंद का ध्यान रखती हैं वैसे ही भाभी की पसंद का भी रख लेती माँ। एक बार फ़ोन करके ही पूछ लेती। इनको यहाँ बैठे कैसे पता चलेगा
कि आप इनके लिए सूट खरीद रहे हैं। अपनी गलती लगते ही राधिका जी और गुस्सा हो गई। ठीक है, नहीं चाहिए तो ये सूट मत लो। तुम तो ननद भाभी हमेशा एक हो जाती हो और मैं ही अकेले पड़ जाती हूँ। मेरी अपनी औलाद ही जब मेरी नहीं रही तो पराई को क्या दोष दूँ। ऐसा कहते हुए वो रोने लगी। घर का माहौल बिगड़ते देख नेहा माँ को मनाने लगी। स्वाति ने कहा, माँ सूट सच में बहुत प्यारा है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। अपनी जीत होते देख राधिका जी चुप हो गईं। सफर की थकान के कारण वे खाना खाकर सो गई। शाम को नींद में से उठकर राधिका जी जैसे ही रसोई में चाय बनाने गई तो रसोई का कायाकल्प देखकर हैरान हो गई। स्वाति ने सारे डिब्बों की सेटिंग बदलकर अपने हिसाब से कर ली थी। ये देखते ही उनका पारा फिर 7वें आसमान पे चढ़ गया। उन्होंने जोर से स्वाति को आवाज लगाई तो उसके लहजे में घर के सभी मेंबर आ गए। आज संडे की छुट्टी के कारण शिवम और स्वाति घर में ही थे। क्या हुआ मम्मी जी, चाय बनानी है, मैं बना देती हूँ। स्वाति के ऐसा कहते ही राधिका जी शुरू हो गई। हाँ बना दे चाय, और उसमें थोड़ा जहर भी मिला देना ताकि मैं मर जाऊं और तुम अपने हिसाब से ये घर चला सको। राधिका जी के इस गुस्से को कोई समझ नहीं पाया। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? शिवम के ऐसा कहते ही वे और भड़क गईं। अच्छा तो हफ्ते भर में इसने तुझे भी जोरू का गुलाम बना दिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसीलिए ही तुम लोगों ने हमें घर से बाहर घूमने का बहाना बनाकर भेजा होगा ताकि मेरे घर में अपनी मनमानी कर सको, अपना राज जमा सको। क्या बोल रही हो तुम राधिका? क्या मनमानी की है बच्चों ने? अब यशपाल भी बोले। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक राधिका जी को क्या हो गया। लंच के समय तो अच्छी भली खुश थी, फिर नींद में से उठते ही ये तूफान क्यों मचा रही है? अच्छा तो अब तुम भी इन सब की तरफ मिल गए ताकि मैं अकेली पड़ जाऊं। अरे कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। जरूर दूंगा तुम्हारा साथ राधिका, लेकिन बात तो पता चले कि हुआ क्या है। यशपाल के ऐसा कहते ही राधिका जी बोली, तो चलिए रसोई में और देखिए आपकी लाडली बहू ने क्या किया है। राधिका जी के बोलते ही सब एक साथ रसोई में गए। रसोई में सभी को संबोधित करते हुए बोली, अब समझ आया कि इसने क्या किया है। यशपाल जी खुशी से बोले, अरे वाह बहू, तुमने तो रसोई की काया पलट कर दी। बहुत सुंदर व्यवस्थित लग रही है रसोई। ऑफिस के साथ साथ ये सब कैसे कर दिया तुमने? बहुत सुंदर डब्बे लाई हो, नाइस चॉइस। मैं भी साथ में थी, पापा मुझे भी तारीफ के 2 शब्द तो बोलिए, नेहा बोली। अच्छा बाबा, तेरी पसंद भी शानदार है। फिर यशपाल बोले, अब बताओ राधिका, तुम क्या दिखाना चाहती हो रसोई में? यशपाल के ऐसा कहते ही राधिका अपना सिर पीटने लगी। हे भगवान, कैसा पति दिया है जिसे मेरी एक भी बात समझ नहीं आती। अरे बरसों से इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया संवारा है और इसने हमें धोखे से घूमने भेजकर इस घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। आज रसोई की सेटिंग बदली है, कल किसी जगह को बदलेगी। मेरे घर में मेरा ही हक खत्म करने की कोशिश कर रही है और मासूम तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं कि क्या किया है। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? कहाँ से ये फालतू की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं? स्वाति तो बस रसोई को नया लुक देना चाहती थी। वो सारे डिब्बे काफ़ी पुराने हो गए थे तो बदल दिए। इसमें कहाँ हक जमाने की बातें आ गई मम्मी? शिवम बोला। वाह रे मेरे जोरू के गुलाम, इसके हिस्से का सब तू ही बोल दे, ये बस तमाशा देखती रहेगी। अरे मैं भी पुरानी हो गई हूँ तो मुझे भी बदल दो, शायद तुम्हारे घर में अच्छी नहीं लगती होंगी। और इसके मुंह में जबान नहीं है क्या जो सुन रही है खड़ी खड़ी? स्वाति इतनी देर से तमाशा देख रही थी, वो बहस नहीं करना चाहती थी, पर राधिका जी थी कि उसे उकसा रही थी। अब उसके भी सब्र का बांध टूट गया। जुबान है मम्मी जी मेरे मुंह में भी, लेकिन मैं आपसे न जुबान लड़ाना चाहती हूँ न लड़ना। पर पता नहीं आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो सिर्फ खामियां ही दिखाई देती हैं मेरी। आप क्यों मुझे इस घर की सदस्य नहीं समझती और इस घर को मेरा घर नहीं मानती? अगर ये घर मेरा नहीं है तो कौन सा घर मेरा है? क्योंकि वो तो मेरी माँ का घर है और ये आपका। मेरा कोई घर ही नहीं है क्या? जरा भी अपनी मर्जी से नहीं जी पाती। अगर काम करती हूँ तो आपको लगता है कि पूरे घर पर अपना हक जमाना चाहती हूँ, और अगर कभी किसी कारण से काम ना करूँ तो आप कहती हैं महारानी को बैठे ही थाली चाहिए।
अब रसोई में डिब्बे बदले तो आपने तूफान मचा दिया घर में, जबकि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वे सारे डब्बे कितने पुराने और बेरंग हो गए थे। उनमें पड़ा सामान भी नज़र नहीं आता था, इसीलिए बदल दिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये सब मैंने इस घर में अपना हक जमाने के लिए किया है तो ठीक है, मैं स्टोर रूम से वो सारे डब्बे निकाल कर वापस जमा दूंगी। अब तो खुश हैं आप। मुझे कोई हक नहीं जमाना इस घर पर। आप अपनी बेटी ना समझे कोई बात नहीं, बस आप मुझे घर की एक सदस्य समझ ले तो काफ़ी है। भगवान के लिए अब बस बात को यहीं ख़त्म कीजिए। ऐसा कहते हुए स्वाति अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही राधिका जी फिर शुरू हो गई। देखा इसके तेवर, कितना सुना गई मुझे। किसी ने उसे चुप होने के लिए नहीं कहा। अपनी गलती तो मानने को ही तैयार नहीं है महारानी। अब नेहा बोली, जो इतनी देर से चुप थी वो कहाँ बोलना चाह रही थी मम्मी? आपने ही उसे बोलने के लिए मजबूर किया, वरना वो तो इतनी देर से चुपचाप सुन रही थी। और बुरा मत मानना मम्मी, आप क्यों उसे अब तक दिल से नहीं अपना पाई, मुझे समझ नहीं आता। आपके रूखे व्यवहार के बाद भी वो इस घर में टिकी हुई है मम्मी। कोई और लड़की होती तो अब तक या तो पीहर जाकर बैठ जाती या अपने पति को लेकर अलग हो जाती, पर भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि ये उनके घर के संस्कार हैं। और फिर मैंने भी विदाई के वक्त उनसे वादा लिया था कि वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे वादे को निभाने के लिए उन्हें बहुत सहना पड़ रहा है। मैं आज ही उन्हें इस वादे से आज़ाद कर दूंगी, ताकि न उन्हें तकलीफ हो और ना आपको। बस अब आप इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए प्लीज़ मम्मी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। नेहा भी इतना सब कुछ बोलकर वहाँ से चली गई। धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए और राधिका जी अकेले बुत की तरह खड़ी रह गईं। आज सबने उनको बहुत कुछ सुना दिया। उन्हें समझ आया कि वो कहाँ गलत हैं। क्या सच में वो गलत हैं? वो इस कश्मकश में बहुत गहराई से सोचने लगी। बहुत दुख हो रहा था उन्हें सभी के व्यवहार से। स्वाति तो पराई है, लेकिन अपने दोनों बच्चों ने भी उनका साथ नहीं दिया। रात को नेहा ने भी अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों में उसके देवर की सगाई होने वाली थी, इसीलिए जाते वक्त कह गई कि अब ससुराल में बहुत काम है, तो देवर की सगाई के बाद ही आना हो पाएगा। शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी उस पर है। और हाँ, आप सभी को सगाई में ज़रूर आना है। और हाँ माँ सॉरी, आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो। इतना कहकर वो निकल गई। लेकिन राधिका जी नॉर्मल नहीं हो पाई। उस शाम राधिका जी ने खाना भी नहीं खाया। रात को लेटी तो पूरे दिन के दृश्य आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगे थे। आधी रात को अचानक ज़्यादा चिंता की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। यशपाल जी जाग गए। राधिका जी की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गए और उन्होंने तुरंत शिवम और स्वाति को जगाया और राधिका जी की हालत के बारे में बताया। दोनों दौड़ते हुए राधिका जी के कमरे में आए। शिवम ने फ़ोन पर एम्बुलेंस बुलवाई और चारों फटाफट उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर के दाएं हिस्से में लकवा हो गया है। 2 दिन एडमिट रखने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर एक्सरसाइज करने को कहा। राधिका जी ने नोटिस किया कि 2 दिन स्वाति पूरे समय उनके पास ही रही। नेहा भी आ गई थी। उसने कई बार बोला, भाभी आप थोड़ी देर घर चले जाओ, पर वो नहीं मानी। स्वाति राधिका जी के पास रोने लगी। मम्मी जी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है ना। आई एम वेरी सॉरी माँ। राधिका जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। अस्पताल से घर आने के बाद स्वाति ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया और काम के साथ साथ राधिका जी की सेवा में जुट गई। उन्हें नहलाना, तैयार करना, अपने हाथों से खाना खिलाना, सब कुछ बड़ी खुशी एवं कुशलता से करती। नेहा अपने देवर की सगाई के कामकाज में व्यस्त थी, इसीलिए ज़्यादा नहीं आ पाती थी। लेकिन स्वाति ने कभी राधिका जी को बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। राधिका जी उसकी मेहनत के कारण बहुत जल्दी ठीक होने लगी। स्वाति नेहा के देवर की सगाई में भी थोड़ी देर के लिए ही गई और लौट आई। डॉक्टर भी इनके इतनी जल्दी सुधार से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जब राधिका जी से कहा कि बहुत भाग्यशाली हैं आप कि ऐसी अच्छी बहू मिली है, वरना तो आजकल की बहुएं तो सास को ऐसी हालत में छोड़कर चली जाती हैं। पिछले जन्म के पुण्य हैं आपके। डॉक्टर की बात सुनकर राधिका जी की आंखें भर आईं। सच में ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है।
वो बेकार में ही उसके बारे में ऐसा वैसा सोच रही थी। इस घर पर स्वाति का भी उतना ही हक है जितना मेरा। मन का सारा मैल आंसुओं में धुल गया। अब एक निर्मल मन था जिसमें बहू को बेटी मान लिया था दिल से। उन्होंने मन ही मन में कुछ निश्चय किया और नेहा को फ़ोन पर बुलाया। उसे अपना प्लान बताया तो वो भी बेहद खुश हुई। उसने प्यार से माँ को गले लगा लिया। इसके बाद वो चली गई। अगले दिन स्वाति का जन्मदिन था, पर सुबह ना राधिका जी ने उसे विश किया ना यशपाल जी ने। वो भीतर ही भीतर बहुत दुखी हुई कि इन लोगों को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं। जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलने लगी, राधिका जी ने ढेर सारे काम बता दिए उसे शाम को करने के लिए। सारे बाजार के काम करके आऊंगी तो रात हो जाएगी। लगता है आज के दिन भी शिवम के साथ बाहर डिनर नहीं जा पाऊंगी। मम्मी जी, ये सारे काम आज ही करने जरूरी हैं क्या? उसने पूछा तो राधिका जी सख्त आवाज में बोली, हाँ आज ही करने हैं। जाते वक्त फिर उसने सोचा शायद अब विश करेंगे उसे, पर वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। स्वाति के घर से निकलते ही राधिका जी ने नेहा को फ़ोन लगाया। नेहा डेकोरेशन का सामान लेकर आ गई। राधिका जी, यशपाल जी और स्वाति तीनों ने मिलकर घर को सजा दिया। नेहा ने शिवम को फ़ोन कर कहा कि स्वाति को पार्लर से तैयार कर रात को 8 बजे घर ले आना। हम कहीं बाहर चलेंगे। अगर वो घर आकर तैयार होगी तो लेट हो जाएगा। प्लीज़ मैंने जो कहा है कर लेना। शिवम ने जब ये बात स्वाति को बताई तो उसे बड़ा अजीब लगा, पर शिवम की जिद पर वो तैयार होकर नई ड्रेस में जैसे ही घर में कदम रखने लगी कि पूरे घर में हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ें गूंजने लगी। पूरा घर सजा हुआ था। घर में सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे। स्वाति के मम्मी पापा भी थे। स्वाति इतना खूबसूरत सरप्राइज देखकर खुशी से भावुक हो गई। राधिका जी ने उसे गले लगाकर कहा, तुम क्या समझी थी हम तुम्हारे जन्मदिन को भूल गए? अरे तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? और माफ़ करना बेटी, मैंने अब तक जो भी व्यवहार तुम्हारे साथ किया उसके लिए। आज सब लोगों के सामने गर्व से कहती हूँ कि मैं स्वाति बिटिया को पाकर धन्य हो गई। तू हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। माँ, आपने इतना खूबसूरत सरप्राइज़ दिया है तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दूँ। आप दादी बनने वाली हैं। स्वाति के ऐसा कहते ही सभी ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। राधिका जी ने स्नेह से उसका माथा चूम लिया। अरे तेरा सरप्राइज तो मेरे सरप्राइज से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आज सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि अपनी बहू को बेटी समझो तो घर स्वर्ग बन जाता है। आज पूरा परिवार खुश था सास बहू के मिलन से। एक नई शुरुआत ने रिश्तों को नए सिरे से बांध दिया था। एक बहू बेटी बन गई थी और एक सास माँ बन गई और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुश था। ये सब देखकर नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भाई नेहा तो अब बुआ बनने वाली थी। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।